Hello everyone, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स ये विंग्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग विजुलाइज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं पहले से, उन्हें पता है कि हम लोगों ने सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। बेसिकली सीटेट के लिए एक सीरीज शुरू की हुई है, टेस्ट सीरीज अभी बाद में लॉन्च करेंगे। जो सीटेट की जो सीरीज है उसमें जिस टॉपिक पर काम करना शुरू किया है या जिस टॉपिक पर आपको सेशन दिए गए हैं वो फिलहाल प्याजे के सेशन है। ये प्याजे का सेशन नंबर 5 है। इससे पहले 4 वीडियोस प्याजे के काम पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो इस सेशन को आपको देखने का फ़ायदा स्टूडेंट्स तभी है जब आपने पहले के 4 सेशंस देख लिए हैं, क्योंकि यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं वो प्याजे के थ्योरी के सबसे जो लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे से एग्जाम में टिपिकल क्वेश्चंस उठते हैं, मुश्किल से क्वेश्चंस देखने में लगते हैं, तो उस पर बात करने जा रहे हैं। सो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता ही है, जो पिछले सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो पता है आपको। आपको पता है कि प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने अपने ही बच्चों पर रिसर्च की थी। जैसे जैसे प्याजे के बच्चे बड़े हो रहे थे वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उनको नोटिस करते थे और प्याजे के हर बच्चे ने किस किस एज पर क्या क्या सीखा ये प्याजे ने प्रॉपरली नोट किया और लास्ट में जाकर एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या उन्होंने इस चीज को कहा कि जो बच्चा है वो सीखता कैसे है। ठीक है, ये पिछले सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। स्टूडेंट्स, हमने ये भी डिस्कस किया कि प्याजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्टेजेस में बांटा है। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गतिक अवस्था, जिसकी उम्र 0 से 2 साल थी। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र थी स्टूडेंट्स इसकी 2 से 7 साल। तीसरी थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उम्र थी 7 से 11 साल। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र थी 11 प्लस का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में होता है। ये सब हम कर चुके हैं और हम ये भी कर चुके हैं कि प्याजे ने सेंसरी मोटर स्टेज में कौन सी स्टेजेस बच्चा प्राप्त कर लेता है, दिस वी हैव डन। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हमने एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म की बात की है, जीववाद और अहम केंद्रिता की बात की है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हमने बच्चों में 6 योग्यताओं को डिस्कस किया है जो आप पिछले सेशन में देखेंगे, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन, डिसेंट्रेशन, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी एंड क्लासिफिकेशन। हिंदी में वहां प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है। एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हमने डिस्कस किया है कि बच्चा अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ कर लेता है। ये पिछले 4 सेशन में हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब आज का जो टॉपिक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा क्रिटिसिज्म। मैंने आपको पहले सेशन में बताया है कि आपके सिलेबस का, सीटेट के सिलेबस का, हालांकि ये टॉपिक DSSB, KVS, NVS सभी में आता है, पर कुछ एक एग्जाम के सिलेबस में जो मेंशन है वो ऐसे है। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। यानी आपको प्याजे की थ्योरी पता है, इसमें से तो वो क्वेश्चन कम पूछते हैं, प्याजे की थ्योरी में कहाँ कमियां रह गई ये आपको पता है कि नहीं पता है, इस पर से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। ये जो आज का सेशन है इसमें मैंने आपको कहा था कि आप इसे कल अच्छे से पढ़ के आइएगा, जो लोग आप करके थे, जिन लोगों ने ये सेशन में मेरे साथ थे। स्टूडेंट्स, हमें प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की जो आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म है, वो डिस्कस करनी है। तो अगर आपने पहले 4 सेशन देखे हुए हैं तो आपको पता है कि प्याजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। मतलब 0 से 2 में बच्चा ये सीखेगा, 2 से 7 में ये, 7 से 11 में ये और 11 प्लस ये। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो विकास है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास हर पल हर क्षण होता है, उसको स्टेजेस में बांटना। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का ग्राफ स्टूडेंट्स ऐसे आएगा, ये वाला, है ना। जबकि आपको पता है कि विकास जो है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, उसका ग्राफ बाकी जो साइकोलॉजिस्ट है वो ऐसे बनाते हैं। प्याजे के हिसाब से आपको बच्चे के विकास का ग्राफ पूछा जाएगा तो ये है, इस तरफ यहाँ डेवलपमेंट है और इस तरफ समय है। ठीक है, तो ये प्याजे की थ्योरी का एक नेगेटिव पॉइंट है, क्या कि प्याजे ने बच्चे के विकास को अवस्थाओं में बांट दिया है, जबकि विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्रिटिसिज्म नंबर सेकेंड, और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मुझे जरा जवाब देने की कोशिश करो मन में। अब दे नहीं सकते हो यहाँ पर मन में जवाब देने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ कि आप कौन हो। अगर ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहली बार पूछा है तो आप, ये मेरे लेक्चर का हिस्सा होता है। जब मैं पूछूं आप कौन हो, तो दिमाग में जो पॉइंट आना चाहिए वो यू आर बेसिकली अ टीचर। ये जो सिलेबस चल रहा है वो टीचिंग एग्जाम का सिलेबस चल रहा है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। एंड जब आप टीचर हो तो बच्चे को आप कैसे हेल्प करोगे? स्कूल में, क्लास में, है ना। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे कहते हैं कि 0 से 2 बच्चा ये बातें, 0 से 2 साल का बच्चा ये बातें सीखेगा। कब सीखेगा? जब टीचर सिखाएगा ना। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी, बच्चे का चेतन मस्तिष्क बढ़ेगा, बच्चा ये बातें सीख जाएगा। और 2 से 7 में फिर उसकी उम्र बढ़ी, मेच्योर हुआ, फिर सीख गया। 7 से 11 में कुछ और सीख गया, 11 प्लस पे और सीख गया। तो प्याजे का बच्चा तो सब कुछ अपने आप ही सीख रहा है, उसे तो आपकी या हमारी जरूरत ही नहीं है। ये प्याजे की थ्योरी का सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट है। क्या? कि प्याजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में समाज की या टीचर्स की या पेरेंट्स की या स्कूल की भूमिका को इग्नोर कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है, उस पर कोई बात ही नहीं की है। बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होगा उस पर बात की जा रही है, और टीचर्स, पेरेंट्स, समाज, स्कूल सब गायब है। आप समझ गए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट क्या आता है कि प्याजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में समाज की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया है। मतलब प्याजे हैज इग्नोर्ड द रोल ऑफ सोसाइटी इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट। Role of society is being ignored in child's development. That is point number 2, criticism number 2. नंबर थर्ड, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो अगले साइकोलॉजिस्ट हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की की, ये उनके द्वारा दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपने पीछे सेशन को ध्यान से देखा है, मैंने वहां भी बताया था कि जो सेकंड स्टेज है प्याजे की थ्योरी की, नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। उसमें प्याजे ने बच्चे में कुछ खास योग्यताओं की, कुछ खास काबिलियत की बात नहीं की है। जबकि दुनिया के बाकी साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्राइड एंड वो ये मानते हैं कि 5 साल की उम्र पे बच्चे का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। 5 साल वो उम्र है, मतलब 2 से सभी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि 5 साल की उम्र तक बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। 2 से 7 में क्योंकि बच्चा भाषा सीख रहा होता है, उसे अपनी बात कहनी आती है और दूसरे की बात वो समझ पाता है, इसलिए इस दौरान उसके दिमाग का विकास बहुत तेजी से होता है। तो जिस वक्त बच्चा भाषा सीखता है उस वक्त उसके दिमाग का विकास तेजी से होता है। ये बात प्याजे ने अपनी पूरी थ्योरी में कहीं मेंशन नहीं की है, ना ही इस पर ध्यान दिया है। स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म नंबर थर्ड क्या है कि प्याजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में उसके भाषा सीखने की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया है। क्या? प्याजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में या दिमाग के विकास में उसके भाषा सीखने की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। आई बिलीव आपको ये पॉइंट पता चल गया होगा कि प्याजे ने बच्चे के दिमाग के विकास में समाज की भूमिका को तो इग्नोर किया है, साथ में भाषा सीखने का उसके दिमाग के विकास पे रोल होता है, इसको भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है। ओके, पॉइंट नंबर 4। स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो कि 2 से 7 साल वाले बच्चे की क्षमताओं को कुछ माना ही नहीं है। 2 से 7 साल में भी बच्चे को कुछ आता है, ये उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। ध्यान से पीछे वाली थ्योरी देखिए, 7 से 11 में तो उन्होंने इतनी सारी योग्यताओं का जिक्र किया है, और 11 प्लस में तो बच्चे को साइंटिस्ट ही मान लिया कि 11 से ऊपर का बच्चा तो वैज्ञानिकों की तरह सोचने लगेगा। तो 2 से 7 साल वाले बच्चों में कोई क्षमता नहीं है और 11 प्लस वाला बच्चा साइंटिस्ट बन गया। इतना ज्यादा ह्यूज चेंज, इतना ड्रास्टिक चेंज प्याजे ने अपनी थ्योरी में बच्चे में दिखाया है, जो कि बाकी साइकोलॉजिस्ट नहीं मान रहे हैं।
वो मान रहे हैं कि 2 से 7 साल वाला बच्चा भी कुछ चीजें उसे भी आ जाती हैं, और 11 प्लस के सभी बच्चे साइंटिस्ट नहीं बन जाते। कुछ लोग तो अभी 40 45 साल की उम्र तक अपनी चीजों को ढंग से प्लान नहीं कर पाते, ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते। और प्याजे का मानना है कि 11 प्लस का जो बच्चा है वो साइंटिस्ट की तरह सोचेगा, वैज्ञानिक की तरह चिंतन करेगा, इमेजिनेशन कर पाएगा, सिस्टमेटिक प्लानिंग करेगा, एंड। तो 2 यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। क्या? नंबर 1, प्याजे ने छोटे बच्चों की क्षमताओं को, यानी 2 से 7 वाले बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका है, और 11 प्लस वाले बच्चों की क्षमताओं को अधिक करके आंका है। मतलब इनसे कम एक्सपेक्ट किया है, उनसे वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिड यू गेट द पॉइंट? इसको आप कैसे लिखेंगे? मैंने कहा प्याजे ने छोटे बच्चों की क्षमताओं को, छोटे बच्चों की क्षमताओं को, छोटे बच्चे मतलब इसे लिख लीजिएगा 2 से 7 वाले को कम करके आंका है, कम करके आंका है, और जो बड़े बच्चे हैं, बड़े बच्चे यानी 7 से 11 वाले, उनकी क्षमताओं को अधिक करके आंका है। ही इज ओवर एक्सपेक्टिंग, अधिक करके आंका है। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स है। हालांकि मुझे आपको बताते बताते एक और नेगेटिव पॉइंट याद आ रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई प्याजे ने केवल अपने अपने बच्चों पर, मतलब केवल अपने बच्चों पर रिसर्च करके इतनी बड़ी थ्योरी दे दी। अगर आपको इतनी प्रॉपर थ्योरी देनी थी तो केवल अपने अपने बच्चों पर रिसर्च थोड़ी करनी थी, क्योंकि आपके बच्चे हैं, सेम डीएनए है, सारे बच्चे एक जैसे बिहेव करेंगे। आपको अगर थ्योरी देनी थी तो आपको और बच्चे लेने चाहिए थे अलग अलग जगह से। पर क्रिटिसिज्म वालों का तो काम ही है क्रिटिसिज्म करना, और गलत भी नहीं कहूंगी मैं, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसी थ्योरी करने के लिए आपको हर पल हर क्षण बच्चे के साथ रहना होता है। जन्म से लेकर बच्चा आपको दे दिया जाना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट जब बच्चे पे, चूहे और बिल्ली पर तो एक्सपेरिमेंट कर लो तो चलेगा, लेकिन जब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चे देता कोई नहीं है, ना ही कोई दे सकता है। तो ऐसी थ्योरी केवल अपने ही बच्चों पर की जा सकती है, बाकी किसी पर नहीं की जा सकती है। स्टूडेंट्स, इसीलिए हमारे पास प्याजे के अलावा और कोई काम अभी तक अवेलेबल नहीं है। प्याजे ने कम से कम इतना तो किया है, बाकी साइकोलॉजिस्ट या हमें इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं हमारे पास है, तभी हमें प्याजे की थ्योरी को पढ़ना पड़ रहा है, ये देखने के लिए कि बच्चा सीखता कैसे है। आई बिलीव आपको ये बातें कुछ समझ में आई होंगी। मैं एक बार सेशन देखूं। हाँ, हम एक और टॉपिक ले सकते हैं, देखो शॉर्ट में लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे प्याजे की थ्योरी मैं ये कह दूं कि खत्म हो गई है। ओके, फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कुछ चीजें इसकी हो गई हैं, पर एक जो नेक्स्ट टॉपिक है प्याजे की थ्योरी का, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल माना जाता है, वो है स्कीमा, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। उसको थोड़ा सा लेने की कोशिश करती हूँ, है ना, थोड़ा सा सेशन भी हो सकता है, और अगर उसकी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी तो फिर वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो ले रही हूँ स्टूडेंट्स, वो है क्या, हाँ एक वीडियो तो लेना पड़ेगा, क्वेश्चन डिस्कस करने हैं इन सारी चीज़ों पे। एग्जाम में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक इज स्कीमा, assimilation and accommodation। लोग इसे अपने अपने तरीके से समझते हैं, तो आप जो सही चीजें हैं वो एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं ये तीनों जो टर्म्स हैं वो प्याजे की थ्योरी में मेंशन है। प्याजे की थ्योरी एक लंबी चौड़ी थ्योरी है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो आपको ये वर्ड्स का बार बार जिक्र मिलता है, और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कीमा क्या है। इसको समझने के लिए हमें प्याजे की थ्योरी को एक बार दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार ओवरऑल हमें समझ में आ गई है, अब मैं एक अलग एंगल से प्याजे की थ्योरी लेने की कोशिश कर रही हूँ। स्टूडेंट्स, प्याजे के घर में एक डॉगी था। उस डॉगी, सच्ची बात है ये, प्याजे के घर में एक डॉगी था, उसके व्हाइट कलर के हेयर थे, और प्याजे के बच्चे उस डॉगी से खेलते थे। जब बच्चे छोटे थे और जो डॉगी था वो भी बिल्कुल छोटा सा, क्यूट सा, व्हाइट कलर का, लॉन्ग लॉन्ग हेयर, पपी सा था, तो बच्चे उसके साथ जब खेलते थे तो बच्चों को ये लगता था डॉगी को देखकर कि डॉगीज
ऐसे ही होते हैं। कैसे? व्हाइट कलर के छोटे से लॉन्ग हेयर वाले। फाइन। बच्चों के दिमाग में डॉगीज को लेकर जो पहली धारणा बन रही थी, दैट धारणा वाज या दैट धारणा इज स्कीम। अभी सुनते जाना। आपको पियाजे की थ्योरी का बेसिक पॉइंट याद है? पियाजे कहते हैं बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ज्ञान का निर्माण स्वयं करने की प्रोसेस में जो किसी भी चीज के बारे में जो पहला पॉइंट दिमाग में आता है, पहली सोच दिमाग में आती है, दैट सोच इज स्कीमा। ठीक है? तो मैं ये कहूं कि चिंतन रूपी इमारत की, थोड़ा टिपिकल हिंदी है, सुनिएगा, चिंतन रूपी इमारत की नींव की ईंट का नाम स्कीमा है। क्या बोला मैंने? मैं लिखवा लेती हूँ, ये डेफिनेशन है स्कीमा की और ये एग्जाम में आपके आए हुए, सीटेट एग्जाम में आई हुई है। दीज आर चिंतन के, इंग्लिश में बताऊंगी स्टूडेंट्स अभी, चिंतन के निर्माण प्रखंड या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। यानी स्कीमा वो नींव की ईंट है जिस पर चिंतन रूपी इमारत खड़ी होगी। आई बिलीव आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है? स्कीमा क्या है? नॉर्मल हिंदी में, सिंपल सी हिंदी में, आसान भाषा में, बच्चों के मन में बनने वाली किसी भी चीज के प्रति पहली धारणा या बच्चों के मन में किसी भी चीज के प्रति बनने वाली पहली धारणा को स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चों के मन में डॉगीज को लेकर क्या धारणा बनी कि डॉगीज छोटे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं। क्लियर है ये? ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब प्याजी के बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो उन्हें ना रास्ते में और डॉगीज दिखे। थोड़े बड़े थे, साइज भी अलग था, ब्रीड्स भी अलग थी, अलग अलग तरह का मुंह था। तो प्याजे के बच्चों के मन में वो जो स्कीमा था उसमें नई जानकारी एड ऑन होती चली गई। मैंने क्या बोला? मैं इसे यहां से रब कर रही हूँ। मैंने बोला जो प्याजे के अंदर जो स्कीमा था बच्चों के मन में, उसमें नई जानकारी एड ऑन हो रही है, नई जानकारी जुड़ रही है। सो दिस एडिशन of new information into previously existing schema is known as assimilation. स्टूडेंट्स, ये है assimilation। अभी हिंदी में बताऊंगी। assimilation क्या बोला मैंने? पुराने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़े जाना assimilation है। मैं असिमुलेशन को हिंदी में नहीं बता रही हूँ, रीजन अभी बहुत विस्तार से बता दूंगी। आपको इसे इंग्लिश में करना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत ना हो तो आप स्कीमा, असिमुलेशन, अकोमोडेशन को हिंदी वाले वर्जन में से पढ़िएगा। अभी रीजन बता दूंगी, मैं टॉपिक चल रहा है अभी बाद में बताती हूँ। तो मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनो। बच्चों के मन में किसी भी चीज के प्रति बनने वाली पहली धारणा स्कीमा। ठीक है? पुराने स्कीमा में नई जानकारी को जोड़े जाना इज असिमुलेशन। देन अच्छा, अब फाइन, बच्चों को बहुत सारे डॉगीज दिखाई दिए। अब अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद बच्चों से स्कूल में या घर पे कोई पूछता है कि बेटा डॉगीज के बारे में 5 बातें बताओ, तो आपको क्या लगता है जो बच्चों के मन में जो पहली धारणा बनी थी डॉगीज के बारे में कि डॉगीज व्हाइट कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, क्या वो वही बताएंगे? नहीं, उनके पास नई जानकारी इकट्ठा हो गई है और अब उनका जो पुराना स्कीमा था वो बदलकर नया स्कीमा बन गया है। नया स्कीमा, थोड़ा बेटर स्कीमा। उन्हें डॉगीज के बारे में बहुत सारी चीजें पता है कि डॉगीज अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं, अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, कुछ प्यारे होते हैं, कुछ खूंखार भी होते हैं, किसी से बचना भी चाहिए, कोई कुछ नहीं कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में आ चुकी थी। तो ध्यान से सुनिएगा, अकोमोडेशन क्या है? पुराने स्कीमा का बदलकर, क्या बोला मैंने? पुराने स्कीमा का बदलकर नया स्कीमा बनने की प्रक्रिया अकोमोडेशन कहलाती है। क्या बोला मैंने? अल्ट्रेशन ऑफ या अल्टरिंग ओल्ड स्कीमा
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन। हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पुराने स्कीमा का बदलकर, जो जोर देना है, एम्फेसिस देना है, वो बदलने पर देना है। पुराने स्कीमा का बदलकर, अल्ट्रेशन पर जोर देना है। पुराने स्कीमा का बदलकर नया स्कीमा बनने की प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। दिस इज अकोमोडेशन। एक बार दोबारा स्टूडेंट्स रिवाइज करते हैं। क्या कहा मैंने? किस बच्चों के मन में, स्टूडेंट्स एक बार प्याजी की थ्योरी को हल्का समझना। प्याजी ने कहा कि बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ओके, और कैसे करता है? जब वो जैसे जैसे जिसकी उम्र बढ़ती है, बड़ा होता है, वैसे वैसे आसपास वातावरण में जो भी देख रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करके वो ज्ञान का निर्माण करता है। 0 से 2 में वो सेंसेस से, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। 2 से 7 में वो दूसरों को देखकर रोल प्ले करता है, या पहले पढ़ चुके हैं। 7 से 11 में वो लॉजिकल तरीके से सोचना शुरू कर देता है, और 11 प्लस में वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ करता है। तो बच्चा सीखता जाता है। किस तरह से, किस प्रोसेस से? प्रोसेस का नाम है स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन। किसी भी चीज को उसने ज्ञान इंद्रियों से देखा या सुना तो उसके मन में पहली धारणा बनी। फर्दर उस स्कीमा में नई जानकारी ऐड ऑन हुई। इस एडिशन को बोला असिमिलेशन। फिर क्या हुआ? पुराना स्कीमा बदलकर नया स्कीमा बन गया, दैट इज अकोमोडेशन। अब यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाएगी, बच्चा और बड़ा होगा। बच्चा मान लो 12 साल का हो गया, उसके घर में अब 3 डॉगीज हैं। उसे डॉगीज के बारे में पहले स्कीमा था, लेकिन अब वो जब डॉगीज को खुद पाल रहा है तो फिर उससे पूछा जाएगा कि डॉगीज के बारे में 10 बातें बताओ, तो अब उसके दिमाग में जो चीजें हैं वो पहले से भी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये जिंदगी भर चलती रहती है। जिंदगी भर बच्चे के दिमाग में नई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होती रहती है। जिंदगी भर हम सीखते रहते हैं, स्कीमास बदलते रहते हैं। पुराना स्कीमा, उसमें नई जानकारी ऐड ऑन होना, नया स्कीमा बना, अकोमोडेशन हुआ, फिर जो नया बना वो भी पुराना हो गया, फिर और जानकारी ऐड हुई, असिमिलेशन हुआ, एंड सो ऑन। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण करता रहता है, बस किसी के सिखाने से नहीं सीखता, वो अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो देखो क्या क्वेश्चन है। सीटेट एग्जाम में है ये, अच्छा क्वेश्चन है। प्याजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? ऑप्शन नंबर 1, ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके। नंबर 2, समाज के लोगों के सहयोग से। नंबर 3, पुनर्बलन देने से। नंबर 4, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा, प्रोसेसेस ऑफ असिमिलेशन। आपने चारों सुने, दोबारा सुनो। प्याजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? नंबर 1, ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। ये प्याजे की थ्योरी में कहीं नहीं है कि जानकारी याद करना है, तो दिस इज नॉट द आंसर। नंबर 2, मैंने क्या बताया था? नंबर 2 मैंने नंबर 2 आपको बताया था कि समाज के लोगों के सहयोग से। प्याजे ने बच्चे के विकास में समाज के लोगों के सहयोग को नजरअंदाज कर दिया है, तो दैट इज नॉट द आंसर। नंबर 3 क्या था? नंबर 3 था पुनर्बलन देकर, री देकर। ये स्किनर की थ्योरी है। प्याजे ने बच्चे को सीखने के लिए कुछ प्राइज वाइज नहीं दिया है, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? अनुकूलन की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ असिमिलेशन। ये क्या है? ये है स्कीमा का बनना, नई जानकारी ऐड ऑन होना, और अकोमोडेशन, इनको कहते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाएं। तो प्याजे कहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे करता है? बाय प्रोसेसेस ऑफ असिमिलेशन। ये क्या है? स्कीमा का बनना, असिमिलेशन होना, अकोमोडेशन होना, फिर असिमिलेशन होना, फिर अकोमोडेशन होना, इन्हें अनुकूलन की प्रक्रियाएं कहते हैं। स्टूडेंट, टॉपिक और डिटेल में है, डिफरेंट एग्जाम्स में, DT+B में, KVS में, सुपरटेट में और डिटेल में उठता है, पर बेसिक लेवल पर इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी, आई बिलीव। एक क्वेश्चन का जवाब देना मेरा रह गया है कि इस चीज़ को आपको इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में नहीं करना, क्योंकि आप अगर सीटेट एग्ज़ाम या डिफरेंट DT+B के पेपर तो बहुत ही हिंदी उनकी अजीब होती है, KVS की भी हिंदी में बहुत टिपिकल वर्ड्स लिखे होते हैं, वो स्कीमा को पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तीनों चीज़ों को। स्कीमा को तो फिर भी चलो स्कीमा ही लिखते हैं हिंदी में भी, या कई बार मानसिक प्रखंड, कुछ इस तरह से वर्डिंग दे देते हैं। लेकिन जो असिमिलेशन है
इसमें तो हद ही करते हैं। अगर आप 5 सीटर के पेपर्स उठाओगे तो और इंग्लिश हिंदी दोनों चेक करोगे, एक जगह असिमिलेशन को लिखा हुआ है अनुकूलन, एक जगह लिखा हुआ है समावेशन, एक जगह लिखा है आत्मसातकरण, एक जगह समायोजन भी लिखा हुआ है। यहां फंस जाओगे। हम मानती हूँ स्टूडेंट्स कि आप तो चारों भी याद कर लोगे, लेकिन वहां वो करते क्या है स्टूडेंट्स कि अकोमोडेशन को भी वो आत्मसातकरण कह देते हैं और अकोमोडेशन को भी समायोजन कह देते हैं। तो जब दो हिंदी मीनिंग्स वो इन दोनों में से किसी के लिए भी दे देते हैं, तो अगर आप इसे हिंदी में करके जाते हैं तो वहां दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से आते हुए भी अगर वहाँ हिंदी इंग्लिश की वजह से दिक्कत हो जाए तो बाद में बहुत बुरा लगेगा, और कर फिर आप भी कुछ नहीं सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो आपको करना क्या है, इन टोटलिटी क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो DSSB एग्जाम हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, स्कीमा असिमुलेशन अकोमोडेशन को अगर आप हिंदी में भी पूरा पेपर कर रहे हैं तो इनको आप इंग्लिश में करके फिर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई बिलीव काफ़ी अच्छे से प्याजे की थ्योरी हो गई है। हमारे जो 5 सेशंस गए हैं इसमें पर क्लियर हो गई होगी। अगर आपको प्याजे की थ्योरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो यूट्यूब पे प्लीज़ मेरे पास क्वेश्चंस भी भेजिए। अभी जब तक हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं तब तक आप यूट्यूब पे क्वेश्चन भेजिए, मैं बिल्कुल क्वेश्चंस ले लूँगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे और हम लोग आपके लिए ऑफलाइन में तो बिजी होते ही होते हैं, यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट करना पड़ रहा है कि आपके लिए वीडियो डालते रहें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू।